आ रही है ना? यस सर जी, आवाज आ रही है। चलिए। आवाज आ रही है ना? चलिए अभी स्टार्ट करते हैं लो। कल के क्लास में आपको हम कुछ चीजों के बारे में बताए थे। कुछ चीजों के बारे में बताए थे। कौन सी चीज थी? तो हमने आपको बताया था भैया, एक थी इन जीएसटी जो छापा मारती है वो एक अलग चीज है। आईटी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स मारता है वो अलग चीज हो जाता है। ईडी छापा मारता है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, ये अलग हो गया। ईडी से चुराई है। सीआईडी, ये सीबीआई, इसके बारे में बता दिए थे। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। सीआईडी इसका छोटा रूप है। इन सब पे छापा मार सकती है। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी को विजिलेंस डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। क्या कहेंगे भैया? विजिलेंस डिपार्टमेंट। किसी के ऊपर छापा मारने का अधिकार किसको है? और कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो किसी को भी लपेट लेगा? साउंड तेज कीजिए सर। साउंड तो ठीक ही है। आप एयरफोन लगा लीजिए। सीवीसी किसी पे भी छापा मार सकती है, सीवीसी। अब कुछ लड़कों का कहना था, सर ये रॉ क्या चीज़ है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। भैया ये भारत के बाहर ये पूरी तरह से खुफिया जानकारी देती है। आईबी, ये भारत के अंदर खुफिया जानकारी देती है। ये भारत के अंदर खुफिया जानकारी देती है। एनआईए, ये जो एनआईए है, ये आतंकवादी घटनाओं की जांच करती है। जैसे कहीं भी बम ब्लास्ट हो गया, उसकी जांच कौन करेगी? एनआईए। लेकिन वो बम ब्लास्ट की संभावना कहाँ कहाँ है, ये बात डिसाइड करती है आईबी। रॉ भारत के बाहर की एरिया में क्या करती है भैया? भारत से बाहर जो एरिया है, उस एरिया में ये। मेरे घर में बहुत हल्ला हो रहा है। सुशांत जी, हल्ला हो रहा है तो आवाज कहाँ से जाएगा? भारत के बाहर अगर क्या करना है, जासूसी करना है, तो उसका काम किसका है भैया? भारत के बाहर जासूसी करने का काम करते हैं रॉ। भारत के अंदर जासूसी करने का काम करते हैं आईबी। और ये एनआईए जो है, ये आतंकवादी घटना वगैरह की जांच करती है। भारत में बहुत सी चीज अमेरिका से कॉपी कर ली गई है। किससे कॉपी किए गया है? यूएस से। कहाँ पर? इंडिया में। देखिए, यूएस की सबसे खतरनाक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उसका नाम है एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस। इसका कॉपी मार दिया गया सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस। वहां पर एक बहुत खतरनाक एजेंसी है सीआईए, इस सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका यहाँ कॉपी मार लिया गया एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए। समझ में आ गया? सर बजट पर एक वीडियो बना दीजिए। ठीक है भैया, बजट पे एक वीडियो बना देंगे। सर मोसाद जैसा रॉ नहीं हो सकता है। हो सकता है, आप लोग पढ़ लिख के जाइएगा। देखिए, मोसाद के पास हर चीज़ की टेक्नोलॉजी है। हर चीज़ का टेक्नोलॉजी। सर आपसे मिलने, ऑनलाइन स्टूडेंट को मिलने नहीं दिया जाता है भाई। क्लास के टाइम पे आएंगे तो मिलने को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्लास के बाद टाइम पे नहीं मिल सकता है। बताइए, आप खुद बताओ भैया, ऑनलाइन वाले हो। अब भाई क्लास चल रहा हो तो आपको कैसे मिलने दिया जा सकता है? आप क्लास करिए, जॉब लेके आइए। जॉब जॉब लेके आएंगे, सीधे मेरे चैम्बर में आएंगे आप, और हम आपको मिठाई खिलाएंगे। ठीक है? ये तो समझ में आ ही गया होगा। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। म्यांमार के बारे में भी बता दीजिएगा। ठीक है भैया, म्यांमार के बारे में बता दें। आप वैसे तो इंटरनेशनल रिलेशन पे हमेशा हम वीडियोस बनाते रहते हैं, और आपको देखते हैं। आप लोग को, आप लोग भी उसे देखते रहते हैं। आप चलिए।
आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग संवैधानिक विकास देखते हैं। अब आपके दिमाग में तो आइडिया लग गया होगा। क्या आइडिया लग गया भैया, एक सवाल बताइए तो। भारत में मान के चलिए कि पटना शहर में अगर कहीं पे आतंकवादी घटना हो रही होने वाली है, इसकी सबसे पहले सूचना कौन देगा? पटना शहर में अगर कोई आतंकवादी घटना होने वाली है तो इसकी सबसे पहले जानकारी कौन देगा? आप बताइए, रॉ देगा या फिर आईबी देगी? रॉ या फिर आईबी? वेरी गुड, आईबी। मान के चलिए कि पटना में आके बम फोड़ दिया ससुरा, आईबी के खबर के बावजूद पटना में आकर बम फोड़ दिया, तो उसकी जांच कौन करेगी? सीबीआई जांच करेगी या एनआईए जांच करेगी? सीबीआई जांच करेगी या एनआईए जांच करेगी? उसकी जांच कौन करेगी? एनआईए करेगी। वेरी गुड, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए करेगी। कोई ड्रग ले रहा है, मान के चलिए कि कोई मेरा विद्यार्थी यहाँ बैठ के कोई ड्रग, आज एगो लाइब्रेरी में एगो विद्यार्थी को धोए है, लाइब्रेरी में वाईफाई लगा है बच्चों के पढ़ने के लिए, बैठ के वहाँ पबजी खेल रहा है, अरे ससुर तो नहीं, सब मरेगा सभी सब। तो बताइए, हमारे क्लास में कोई लड़का अगर गांजा पी के आ गया, कौन पकड़ेगा? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। कौन पकड़ेगा भैया? एनसीबी पकड़ेगी। कौन पकड़ेगी? एनसीबी। गांजा पी के कोई चलाया तो एनसीबी, ड्रग्स लेके चलाया तो एनसीबी पकड़ती है। कौन पकड़ती है? एनसीबी पकड़ लेती है छापा में। आपको लोग तो आइडिया लग ही गया होगा। अब एक आता है मिलिट्री इंटेलिजेंस, एमआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस। ये आर्मी का अपना इंटेलिजेंस होता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री का अपना होता है, मिलिट्री का अपना इंटेलिजेंस होता है, जिसे क्या कहते हैं? एम आई। क्या कहते हैं? मिलिट्री इंटेलिजेंस, एम आई। ये किसका होता है भैया? आर्मी वालों का होता है। किसका होता है? आर्मी वालों का। अब भाई साहब, पुलिस का भी एक होता है, लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, एल आई यू। ये किसका होता है? पुलिस का होता है। लोकल, एल आई यू, लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स होते हैं सब। ये लोकल लोगों को मिलाकर, लोकल लोगों के मिलाकर थाने में ये जानकारी दे दी जाती है। हर थाने का आपस में कुछ कुछ लोगों को थाने वाले अपने बहुत करीबी रखे रहते हैं। साहू मोहल्ला के हैं, जाके जानकारी दे देता है, उस मोहल्ला के हैं, जाके जानकारी दे देता है। तो ये जितनी जानकारियां दी जाती हैं इस मोहल्ला से उस मोहल्ला की, ये सारी की सारी जो जानकारी होती है वो कौन देता है? एलआईयू देती है। कौन देती है? एलआईयू देती है। हर स्टेट में होता है क्या सर? बाबू, एलआईयू हर मोहल्ले में होता है, हर थाना के पास अपना एलआईयू होता है। नाम से ही है, लोकल इन्वेस्टिगेशन, लोकल लोगों का होता है, जिसे हम लोग मुखबिर कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखबिर, मुखबिर। ये सब आपके मटेरियल में नहीं लिखा है, कोना में थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे तो हो जाएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है ये। समझ में आ गया कि नहीं? एलआईयू, लोकल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हेलो, लोकल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, लोकल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एक कह रहे हैं सर, पांडे जी की आर्मी का कोर्ट मार्शल होता है। पांडे जी कौन है? चुलबुल पांडे मूवी वाला बोल रहा है क्या? लोकल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो सकती है एलआईयू। मुखबिर समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब इनका कहना है कि सर एक संवैधानिक निकाय क्या होता है, एक स्टेटुअरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। क्वेश्चन पूछना है इनका कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टेटुअरी बॉडी में क्या डिफरेंस है। हम बताते हैं अभी आपको, चलिए। रॉ का फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हमने आपको सब बता दिया। चलिए देखिए, इसको अगर साइड में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कौन कौन से टाइप के छापे होते हैं। जीएसटी का छापा, इनकम टैक्स का छापा आईटी डिपार्टमेंट का, ईडी का छापा, सबके ऊपर हो जाएगी सीवीसी का छापा,
सीवीसी का छापा। उसके बाद क्या था भैया, सीबीआई जांच हो सकती है, सीआईडी जांच हो सकती है। अब इसके बाद इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आईबी डिपार्टमेंट था, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस, एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट एलआईयू। और क्या था भैया, ड्रग्स वगैरह के लिए एनसीबी, ड्रग्स वगैरह के लिए एनसीबी थी। आईबी, ये आईबी किस लिए थी, भारत के अंदर खुफिया जांच करने के लिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री के बैच के एडमिशन के लिए क्या दे भैया, एडमिशन भर गया, एक दिन खोलेंगे एडमिशन, बता देते हैं आपको। एक दिन में लेना है तो ले लीजिएगा, एडमिशन एक दिन के लिए खोलेंगे। हर बैच के बाद सैनिटाइज किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो सैनिटाइज कर देंगे। ये खत्म हो गया, आगे बढ़ जाए। परफ्यूम नहीं रे भैया, सैनिटाइजर है। नासा क्या, अरे यार नासा तो अलग चीज हो गई। अब नासा इसरो तुम पॉलिटी में पूछेगा, एनआईए वगैरह सब चीज हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि संवैधानिक निकाय क्या होता है और एक स्टेटुअरी निकाय क्या होती है। तो एक होता है भैया कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या चाहिए भैया, कॉन्स्टिट्यूशनल। और एक होता है स्टेटुअरी, स्टेटुअरी। स्टेटुअरी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, स्वायत्त निकाय, स्वायत्त संस्था है। कैसी संस्था है, स्वायत्त संस्था है, एक फ्री ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो होता है स्वायत्त संस्था उसे कहते हैं जिस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटुअरी निकाय कहते हैं। जैसे आप कभी भी यूपीएससी पर कोई भी दबाव नहीं बना सकते हैं, इलेक्शन कमीशन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकते हैं, आप सीएजी पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी पर दबाव नहीं बना सकते हैं, एनजीटी पर दबाव नहीं बना सकते हैं। ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इस पर आप किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकते हैं। समझ में आ गया। तो जिस चीज पर आप दबाव, एनजीओ बाबू जो होता है ना, ट्रस्ट एंड एनजीओ, इसको हम आपको पढ़ाएंगे किसमें, इकोनॉमिक्स में। एनजीओ, एनजीओ ये इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे। तो आप बताइए, स्वायत्त निकाय, स्वायत्त संस्था ये होती है। क्या कोर्ट स्वायत्त संस्था है, वेरी गुड। एक आदमी कह रहे हैं सर कोर्ट होगा कि नहीं, हर एक तरह का कोर्ट जो है ये एक स्वायत्त संस्था है। कैसी संस्था है, स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त संस्था का मतलब बोले तो, स्वायत्त संस्था किसे कहते हैं, वैसी संस्था जिस पर किसी भी प्रकार का दबाव काम नहीं करता है, उसे हम स्वायत्त संस्था के नाम से जानते हैं, स्वायत्त संस्था के नाम से जानते हैं। ऑल टाइप का कोर्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी प्रकार का कोर्ट हो, उस पर आप कोई भी दबाव नहीं डाल सकते, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं सकता। धारा बता दीजिए बकलोलवा, पहले खत्म होगा तब ना धारा बताएंगे, कि तुम्हारे कहने से धारा बता दे हम। समझ में आ गया। आपके मटेरियल दिया गया है, आपको सिलेबस के हिसाब से देखिए। हाँ हाँ भैया, यूपीएससी लिखे हैं तो आप अपने स्टेट पीसीएस को भी समझ जाइए, आप बीपीएससी भी समझ जाइए, उसमें ये भी एक स्वायत्त संस्था है। इलेक्शन कमीशन है आपका। आप एक और चीज देख सकते हैं, पंचायत, पंचायत एक स्वायत्त संस्था है। नगर निगम, नगर निगम ये एक स्वायत्त संस्था है, इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। पंचायत का, गांव का मुखिया जो चाहे कराएगा, वो अलग बात है कि विधायक से डर जाता है, नहीं डरेगा तो विधायक रोक भी नहीं पाएंगे उसको। आप देखेंगे नगर निगम, बीएमसी नगर निगम का नाम सुने, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीएमसी। कंगना रनौत का छज्जा तोड़ दिया था, कंगना रनौत का क्या तोड़ दिया, छज्जा तोड़ दिया। तो कंगना रनौत का छज्जा तोड़ दिया तो लोग बोले छज्जा तोड़ दिया, छज्जा तोड़ दिया।
कहा लोग कि भैया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कही कि बीएमसी एक अलग डिपार्टमेंट है। हालांकि बीएमसी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अगर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आप कुछ भी बोलेंगे छज्जा तूड़ दिया जाएगा। ये शुरू से होते रहा है, ऐसा नहीं है। चाहे वो शाहरुख खान का भी ऑफिस तोड़ा गया है, कपिल शर्मा का भी ऑफिस तोड़ा गया है, इवन कंगना रनौत का भी, और इस सब समय अलग अलग पार्टी की सरकार थी। तो भाई आप किसी पार्टी पे दोष वोष मत दीजिए, ये सब चीज एक ही है, थोड़ा बहुत का अंतर है। जैसे गाय आप किसी भी नस्ल का ले लीजिएगा वो गाय ही रहेगी। आरबीआई भी एक स्वायत्त संस्था है, सेबी भी एक स्वायत्त संस्था है। आरबीआई पैसे की मॉनिटरिंग करती है, सेबी जो है इसका शेयर बाजार वगैरह को देखती रहती है। हाँ, समझ में गया। जितने भी आयोग हैं, चाहे वो ओबीसी आयोग हो, चाहे वो एससी एसटी आयोग हो, चाहे वो एसटी आयोग हो, चाहे वो महिला आयोग हो, किसी भी प्रकार का आयोग। कवरिंग क्यों कर दिया? ठीक तो है, कर क्यों रहा है फिर? देखो भैया थोड़ा सा किया होगा, अभी कर रहा है क्या? देख लीजिए तो, इधर होगा वो। अभी ठीक हो गया कि नहीं? अभी ठीक हो गया? हाँ चलिए ठीक हो गया। वो एक सेकंड के लिए कभी कभी हो जाता होगा। हो गया ना ठीक? चलिए ठीक हो गया, कोई बात नहीं। अरे भाई कभी कभी क्या होता है ना, वो एक सेकंड के लिए भी नेट फ्लक्चुएट करता है ना, हर चीज गड़बड़ हो जाती है। आप में से अब कोई भी ऐसा लड़का है जो जो स्टेटवरी यानी स्वायत्त संस्थान के बारे में किसी को डाउट है? कोई जितने भी आयोग हैं, सारे के सारे आयोग, चाहे वो ओबीसी आयोग हो या एससी आयोग हो, एसटी आयोग हो, महिला आयोग हो, मानव अधिकार आयोग हो। महिला आयोग बड़ी खतरनाक पावर होता है भैया महिला आयोग का। किसी को कोई दिक्कत नहीं, नो सर, वेरी गुड, आप सब स्वायत्त संस्था समझ में आ गया। अब हम समझते हैं संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल अब इसको अगले पेज में बता देते हैं, ये पेज भर गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल को हम क्या कहते हैं भैया? संवैधानिक। क्या कहेंगे? संवैधानिक निकाय। अब भैया ये संवैधानिक निकाय क्या होती है? वैसी संस्था जिसका चर्चा संविधान में किया गया है, जिसकी चर्चा कहाँ किया गया है? संविधान में किया गया है। वो सब की सब संस्थाएं जिसकी चर्चा किसी न किसी संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल में आती हो, किसी न किसी अनुच्छेद यानी आर्टिकल में आती हो, उन सारी संस्थाओं को, उन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? संवैधानिक निकाय कहते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है भैया? पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ले, फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देंगे। आप टेंशन फ्री पढ़िए, आपको कोई चीज नहीं अटकेगा। तो संवैधानिक निकाय यानी संविधान में जिसकी चर्चा है। आप बताइए, क्या वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है? बताइए, क्या हमारे अटॉर्नी जनरल संवैधानिक है? आर्टिकल 76 संवैधानिक है। क्या संसद संवैधानिक है? एकदम संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद है। क्या हमारे सीएजी संवैधानिक है? संवैधानिक है, आर्टिकल 148 में है। आप बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक है? एकदम संवैधानिक है, 124 में है। राष्ट्रपति संवैधानिक है, 52 में है। जो वित्त आयोग इसको फाइनेंस कमीशन कहते हैं, एफसी फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 में है, संवैधानिक है। तो जो चीज की चर्चा संविधान में है वो सारी चीजें संवैधानिक है। इसको तो बोका को भी पता होगा, इसको पता होगा, बोका को भी पता होगा कि सबका सब संवैधानिक निकाय है। बोका को भी पता है, वो क्या कहे, सबके सब संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है सब। क्या हमारा एससी एसटी आयोग संवैधानिक निकाय है? जिसकी चर्चा संविधान में है, सबका सब। कौन कहता है बैच की वैलिडिटी 5 फरवरी को खत्म हो जाएगी? बैच चलेगा, आपको बैच की वैलिडिटी रहेगी 5 अप्रैल तक। यह हो गया आपका संवैधानिक निकाय। किसी को कोई दिक्कत नहीं है संवैधानिक निकाय में? किसी को कोई दिक्कत नहीं? संवैधानिक निकाय समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। चलिए अब आगे देखते हैं संवैधानिक निकाय, अगर नहीं समझ में आया गैर संवैधानिक देख लेते हैं। शेयर बाजार इकोनॉमिक्स में पढ़नी ना भैया, पॉलिटी में तुमको शेयर बाजार पढ़ाएंगे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल या
अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो होता है गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक, देखिए गैर संवैधानिक उसे कहते हैं जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है। गैर संवैधानिक उसे कहते हैं जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है। जैसे योजना आयोग, संविधान के किस आयोग किस अनुच्छेद में है योजना आयोग, किसी को पता है? नहीं। जिसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। क्या नीति आयोग की चर्चा किसी संविधान में है? नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, इसकी चर्चा संविधान में नहीं है। तो जिस जिस चीज की चर्चा संविधान में नहीं होती है उसे हम लोग गैर संवैधानिक कहते हैं। किसी को दिक्कत? गैर संवैधानिक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? गैर संवैधानिक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एंग्लो इंडियन की चर्चा नहीं थी बबुआ तुमको? लोकपाल आगे पढ़ना है। एंग्लो इंडियन की बताए थे भैया तुमको। अब देखो भैया, एक होता है एक होता है असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। असंवैधानिक, असंवैधानिक उसे कहते हैं जिसकी चर्चा संविधान ने मना किया। जैसे हत्या, किडनैपिंग, रेप, अपहरण, गोली मारना, लूटपाट, मतलब संविधान के हिसाब से जो गलत है उसे कहते हैं असंवैधानिक। लेकिन संविधान ने जिस पर चर्चा ही नहीं किया है वो है आपका गैर संवैधानिक। वो क्या है? गैर संवैधानिक। वो क्या है? गैर संवैधानिक। गाली देना गैर संवैधानिक। क्या है भैया? गैर संवैधानिक। एक बात बताइए, हम आपको पीट दें क्लास में, अगर आप पढ़ाई नहीं करके आए हैं तो पढ़ाने के वक्त अगर हम आपको थूर दिए, पीट दिए, तो क्या वो मेरा संवैधानिक अधिकार है, या हमने आपको 2 नंबर गैर संवैधानिक काम किया या 3 नंबर असंवैधानिक काम किया? बताइए, क्लास में अगर हम लड़कों को थूर देते 1 2 3 में क्या होता है? क्लास में अगर चूर देते हैं किसी को पकड़ के तो कौन सी घटना होती है? संवैधानिक अधिकार है। कौन अनुच्छेद में लिखा है कि मास्टर साहब पीटेंगे? तू लोग अपने घरे का संविधान पढ़ रहा है, असंवैधानिक थोड़ी है। अरे मार के गोली मार देंगे तब ना दिक्कत है, अरे डंटा उंटा से पीट सकते हैं। तो ये गैर संवैधानिक है। संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन हर चीज संविधान में थोड़े लिखेगा कि रोटी को तोड़ के खाना चाहिए, पहले दाल में बोर के खाइए, चटनी भिगाइए, प्याज काटिए, नीचे बैठिए, संविधान में लिखेगा। अरे बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें संविधान में नहीं लिखा है लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं अपनी जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तो हम जो क्लास में लड़का लड़की को थूरते हैं, चूर देते हैं पकड़ के, ये कौन सी चीज है? ये कैसी घटना है भैया? जो लड़कों को चूर देते हैं हम, गैर संवैधानिक। कैसी घटना? गैर संवैधानिक घटना। कैसी है? गैर संवैधानिक घटना। कैसी है? गैर संवैधानिक। आई होप आपको संवैधानिक, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक, क्या हम कोई गैर संवैधानिक काम करते हैं तो गलत बात है? आप बताइए, अगर हम कोई गैर संवैधानिक काम कर देते हैं तो क्या कोई बहुत बड़ा गलत बात है? हाँ या ना? गैर संवैधानिक काम करना कोई गलत बात है? अरे यस सर। नहीं बबुआ, कोई गलत बात नहीं, कोई गलत बात नहीं। लेकिन अगर हम असंवैधानिक काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं? असंवैधानिक काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा गलत बात है। हमें असंवैधानिक काम नहीं करने चाहिए। किसी को गाली दे देना, हत्या कर देना, उसको धमकी दे देना,
अभद्र भाषा का प्रयोग कर देना, किसी की इज्जत मान मर्यादा निष्ठा को बर्बाद कर देना, ये सारी चीजें क्या है? गलत बात है, ये गलत बात है। तो हम आपसे ये कहते हैं कि आप कोई भी काम कीजिए, संवैधानिक कीजिए या गैर संवैधानिक कीजिए, लेकिन कभी भी असंवैधानिक काम न कीजिए, ताकि आपको माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े या फिर हमें शर्मिंदा होना पड़े कि आप हमारे विद्यार्थी रहे थे। आई होप आप इन चीजों को समझे होंगे। अब आगे बढ़े। सर कोई लड़की लेके भाग गया तब ले तुम लोग मतलब लड़की है किसी को कोई दिक्कत लड़की लेके भाग गया तो कौन का? संविधान में कहीं नहीं कहा है कि आप लड़की लेके भाग सकते हैं, इसलिए वो संवैधानिक नहीं है। और संविधान के हिसाब से आप प्रेम किए हैं तो शादी कर सकते हैं, तो भैया वो गैर संवैधानिक ऐसा ऐसा सवाल पूछता है सर ना। आप लेके भागेंगे ना लड़की को, तो वो जब तक लड़की कहेगी कि हम इस लड़कवा के साथ स्वेच्छा से भागे थे, तो वो गैर संवैधानिक है। लेकिन लड़की ससुरी कोर्ट में जब जाती है तो उसके माँ बाप उसको कसम दे देते हैं, तोरा कसम है बाबूजी के, हमारा मरल मुंह देखेगी। तो लड़कियां कोर्ट में कह देती है कि हम इसके साथ नहीं भागे थे, कि जबरदस्ती लेके हमको भागा था, तो वो हो जाता है असंवैधानिक। हालांकि हमारे हिसाब से तो ये बहुत गलत बात है कि किसी लड़की को आप जबरदस्ती लेके कैसे भाग जाएंगे। चलो नहीं, चलो लेके चलते हैं, ऐसे होगा? खुदे भागती है पूरा प्लान के साथ यहाँ पे। तो ये भी गलत है कि भाई देखो, अगर हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी घर की लड़की को लेकर भाग जाओ या उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन लड़का को एक तरफा इसमें सजा हो जाता है। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, फेल हो गया बेचारा, फेल नहीं हुआ, एगो लड़की लेके भाग गया था। 2 महीना तक दोनों कानपुर में रहते थे सब। बाद में लड़कियां पकड़ाई तो कह दी कि जबरदस्ती बहला फुसला के ले गया था। जरा बहुला फुसला के ले गया था, बकलोल बोका है तू। पता चला कोई लड़का बंदूक से गोली चला दिया, धाए धाए धाए, और कोर्ट में जाके कह दिया जज साहब बहला फुसला के ना गोली चलवा दिया। तो जज कहेगा तोरा अपना दिमाग नहीं था, काहे गोली चलाया? लेकिन वो जज लड़की से सवाल नहीं पूछता है कि तुम्हारा अपना दिमाग नहीं था, कैसे बहला फुसला के लेके चल गया। जज को भी पता है लड़की बहुत जल्दी फुसूल जाती है, जज साहब को बहुत बड़ा पता है, फुसूल जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्लैकमेल करके लड़की को लेके भाग जाता है, अजब हाल है भाई साहब। बिना आग लगे धुआं नहीं निकलती है। चलिए आगे देखते हैं। अरे यार, लड़की तड़की के चक्कर में मत पड़ा कर तुम लोग, सब फालतू काम है, इसमें केवल पिटाना होता है। ये लड़की को लेके भागते क्यों हो यार? माँ बाप तो खुदे लेके अबे करेंगे, उन्हीं से कर देना कि एकरे लेके आइए, चाहे ऐसे बढ़िया लेके भागना है भी तो कोनो हीरोइन हीरोइन को लेके भागो लोग, इस दतुअन वाला को लेके भाग जाता है दुनिया भर की हीरोइन है सब, उन सब को लेके भागो। चलो, सब पढ़ा रहे हैं क्या तो कर पढ़ता है सब, क्या सब क्वेश्चन पूछता है। समझ में आ गया? गैर संवैधानिक असंवैधानिक। अब यह बात करते हैं हमारे संविधान के विकास की, कैसे कैसे हमारा संविधान बना। हमने आपको टोटल संविधान बता दिया, अब 2 चीजें बच गई। कैसे कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ? क्या हुआ? संविधान का निर्माण हुआ। संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ? कैसे कैसे संविधान का विकास हुआ? विकास के बाद संविधान का कैसे कैसे निर्माण हुआ? क्या हुआ? निर्माण हुआ। देखिए, संविधान का जब विकास हुआ तो 2 चरण थे। या तो कोई चार्टर्ड अधिनियम आया था, चार्टर्ड था, या तो कोई ना कोई अधिनियम था, अधिनियम था। उसके बाद संविधान का जब निर्माण किया गया तो इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया, और या तो फिर अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची जोड़ी गई। कुछ इंपॉर्टेंट ये चीज हो गई, अनुसूची जोड़ी गई, प्रस्तावना जोड़े गए, प्रस्तावना वगैरह को जोड़ा गया। इसके बाद चौथा आईपीसी की धारा और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंटरनेशनल रिलेशन आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। ये तो समझे होंगे ना, चार्टर्ड, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर्ड अधिनियम, ये सब चीजें हैं, इस सब के बारे में सब
हम लोग समझते हैं। देखिए, किसी भी देश का संविधान एक दिन में नहीं बन जाता है, ये ठोकरे खा खा के सीख के बनाया जाता है। इसी वजह से हर देश का संविधान अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, अपने जरूरत के हिसाब से बनाया गया है संविधान को। तो भारत में संविधान पहले था नहीं। अगर स्टार्टिंग देखेंगे तो हमारे यहाँ राजा महाराजाओं का शासन चलता था। राजा साहब बोल दिए हाथी से कुचवा दो, तो हाथी से कुचवा दिया जाता था। अगले दिन राजा साहब कहते थे कुत्ता को खिलवा दो, कुत्ता को खिलवा दिया जाता था। मुड़ी काट दो, पस्तल्ला से फेंक दो। अजीब अजीब कांड किया जाता था। समझ में आएगी नहीं? अजीब अजीब कांड थे। इस वजह से धीरे धीरे संविधान की महसूस किया गया। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे कुछ नियम बनाए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी ने भारत भेजा था और कहा था कि तुमको जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इंग्लैंड की सरकार लेगी। बदले में इंग्लैंड की सरकार तुमको क्या देगी? फुल टू प्रोटेक्शन देगी। फुल टू क्या कर देगी? प्रोटेक्शन देगी। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में क्या हो गई थी भैया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्वी में स्थापित हो गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई थी? स्थापित हो गई। इसी कंपनी के लिए जो जो नियम बनाए गए, इस कंपनी के लिए जो जो नियम बनाए गए, वही नियम आगे चल के भारत के क्या बन गए? संविधान बन गए। वो नियम भारत के आगे चल के क्या बन गए? संविधान बन गए। आगे बढ़े। इसमें अब ध्यान से समझिए, जो जो नियम भारत के लिए तो बनाए ही नहीं गए थे। इंग्लैंड की महारानी ने भारत के लिए नियम नहीं बनाया था। इस भारत को गवर्न कौन कर रहा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्न कर रही थी। अब इसे रफली समझिए, यहाँ पे किसका शासन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इंग्लैंड की महारानी जो कानून बनाती थी ताकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को अच्छे से संभाल सके, या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को अच्छे से संभाल सके। धीरे धीरे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर आ गई भारत सरकार। भारत सरकार जो काम पहले ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी तो थी नहीं, इसलिए उसके मुख्य उद्देश्य उसका ये रहता था कि कैसे यहाँ के लोगों को दबाया जाए, कैसे ये किया जाए, कैसे पुलिस व्यवस्था रखा जाए, मिलिट्री रखें, आर्मी रखे, डिप्लोमेशन रखे। ये चीज धीरे धीरे यही चीज को आज़ादी के बाद इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन कर किसे दे दिया गया? भारत सरकार को। तो भारत सरकार ने क्या कहा? सर मेरा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है, अनुपम साइन कर रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है, छप के आने वाला है। अरे बाबू, अपन संविधान बना रहा है, गजब लड़का है। आगे देखें। ये भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारत सरकार ने यही नियम कानून को रख लिया। अब बात करते हैं जो कानून, एक कानून बना जिसे कहा गया चार्टर्ड अधिनियम। कौन सा? चार्टर्ड अधिनियम। अधिनियम, चार्टर्ड अधिनियम। और एक को कहा गया भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। तो कितने अधिनियम थे भैया? 2, चार्टर्ड अधिनियम और भारत शासन अधिनियम। वैसे नियम कानून जो डायरेक्टली इंग्लैंड से बनकर आते थे, रेडीमेड होते थे और भारत में लागू कर दिए जाते थे, उन्हें कहा गया चार्टर्ड अधिनियम। उन्हें क्या कहा गया? चार्टर्ड अधिनियम। वैसे कानून जो डायरेक्ट इंग्लैंड से बनकर आते थे, उन्हें क्या कहा गया? चार्टर्ड अधिनियम। वैसे कानून जो भारत में रहकर बनाए गए थे, भारत में निर्माण किए जाते थे, उन्हें कहा गया भारत शासन अधिनियम। लेकिन जो डायरेक्ट इंग्लैंड से चले आते थे, उन्हें क्या कहा गया? चार्टर्ड अधिनियम। जो भारत में बनाए जाते थे, भारत शासन अधिनियम। इंग्लैंड से रेडीमेड कानून तब तक आते रहे जब तक इंग्लैंड वाले कुचाए सब नहीं। कितने लोग बता सकते हैं? सोनू कुमार कह रहे बोकारो में आपका क्लास चलता है? चलता है भैया। कितने लोग बता सकते हैं कि इंग्लैंड वालों ने इंग्लैंड से बना बनाकर रेडीमेड कानून भेजना कब बंद किया? वह कौन सी ऐसी घटना थी जिसमें इंग्लैंड वालों को भारत वालों ने चूर दिया था? पूरी तरह से एकदम चूर के पीटा था।
वह कौन सी घटना थी जिसमें इंग्लैंड वालों को भारत ने एकदम चूर के पीटा था? एकदम सही, 1857 की क्रांति। कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति। इसमें इतना न चूर दिया गया कि बेचारा 1857 के बाद सब चीज यहाँ बनने लगा। 1858 से सब चीज यहीं बनने लगा। कहा कि भैया वहीं बनाओ, देखो वहाँ कैसी स्थिति है कैसी नहीं, तो सब चीज यहाँ बनने लगा। नहीं तो इंग्लैंड की महारानी लिख के भेजती थी कि जाके वहाँ फरमान पढ़ दो, ये हमारा आदेश है। जाके वहाँ फरमान पढ़ दो, ये हमारा आदेश है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, अब बताइए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अरे यार प्रीवियस क्लास पॉलिटी का कहाँ से पढ़ूं रे बोका कहीं का, निचवा तो प्रीवियस लिखा ही होगा। एक से एक बोका है। किसी को कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है भैया? आप बताओ भाई, चार्टर्ड देखें कि अधिनियम देखें? पहले हमें देखना है चार्टर्ड अधिनियम। पहले क्या देखना है? चार्ट। इस चार्टर्ड में सबसे पहले हम लोग को रेगुलेटिंग एक्ट देखना है। क्या देखना है? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहला चार्टर्ड अधिनियम का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या था? इसमें कहा गया था कि भाई जो भारत में शासन कर रही कंपनी है, ये कंपनी लोगों पे कहीं अत्याचार करने लगेगी तो वहां पे लोग विद्रोह कर देंगे। भारत के लोग क्या कर देंगे? विद्रोह कर देंगे। इसलिए इस कंपनी को कहा गया कि भैया कलकत्ता में ना एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें 3 जज थे लोग, चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे। कितने जज थे? 3 जज, चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 74 में बनाया गया बिल्डिंग को। 3 जज थे इसमें, चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे। कितने जज थे? चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे। कितने जज थे? चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा एमपी। क्या नाम था? एलिजा एमपी। तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एमपी। और जो 3 जज थे इनका नाम क्या था भाई? चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे। चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे। चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे। चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे। आगे बढ़े। एलिजा एमपी इसके मुख्य न्यायाधीश थे। एलिजा एमपी इसके मुख्य न्यायाधीश थे। कहा गया था कि भैया अगर आपको भारत में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, वहाँ डीएम से मिलिए, एसपी से मिलिए, दरोगा से मिलिए। नहीं मिलता है तो वहाँ के पंचायत से मिलिए। सब समस्या खत्म हो गया तो कोई नहीं सुन रहा है तो आप आके कलकत्ता में कंप्लेन कीजिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या कोई कंपनी हमारे साथ ऐसा ऐसा कांड की है। लेकिन अगर कोई इसके फैसले से भी संतुष्ट नहीं है, इसके फैसले से भी संतुष्ट नहीं है, मतलब कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है, तो इंग्लैंड जाके वो कंप्लेन कर सकता है। इंग्लैंड जाके कंप्लेन कर सकता है। तो इसके खिलाफ अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर अपील करनी थी तो ये अपील डायरेक्ट आपको कहाँ जाकर करनी होती थी? इंग्लैंड जाकर ये अपील करनी होती थी। ये अपील आपको कहाँ करनी थी? इंग्लैंड जाकर अपील करनी थी। इसी अधिनियम के तहत कहा गया कि जो बम्बई का राज्य है, बम्बई का राज्य है, और जो मद्रास राज्य है, उस समय ये बम्बई हुआ करता था, मुंबई नहीं, और ये जो था मद्रास हुआ करता था, मद्रास। तो बम्बई और मद्रास को मिला दिया, को सॉरी मिलाया नहीं गया, कहा गया जो बम्बई है और ये जो मद्रास है, मद्रास है,
इन दोनों को राज्य को अधीन कर दिया गया। किसके ऊपर? कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। यानी बम्बई में कोई भी डिसीजन होगा, अगर बहुत बड़ा डिसीजन लेना है तो उसे कलकत्ता के गवर्नर से पूछना पड़ेगा। मद्रास में छोटा मोटा डिसीजन है तो चलेगा, लेकिन बहुत बड़ा डिसीजन लेना है तो कलकत्ता से पूछना पड़ेगा। और कहा गया कि भैया बम्बई में रहेगा गवर्नर, बम्बई में रहेगा गवर्न करने वाला गवर्नर, मद्रास में भी रहेगा गवर्नर, लेकिन कलकत्ता में का जो गवर्नर है उसका पावर ज्यादा है, इसलिए उसे कहा गया गवर्नर जनरल। क्या कहा गया? गवर्नर जनरल। क्या कहा गया भैया? गवर्नर जनरल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पॉलिटी का क्लास भाई टाइम इंक्रीज हो गया है, अप्रैल तक हो गया है, आप देखते रहिएगा, फरवरी में तो खत्म हो। आगे बढ़े। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना दिया गया? 1773 में। कितने लोग बता सकते हैं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स। क्लाइव तो बंगाल का पहला गवर्नर था। बताइए कौन से अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास को कलकत्ता के अधीन किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 समझ में आ गया? अब आगे कल समझेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे का क्लास कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही।